Hello everyone, this is lecture number 13 and in this lecture I am going to teach you about interpretation class in Indian Evidence Act and Kanun Shahadat Order 1984। ठीक है, तो फिर हम इसके अंदर पढ़ेंगे इंटरप्रिटेशन क्लास। इंटरप्रिटेशन क्लास का मकसद होता है डेफिनेशंस, कि एक कानून के अंदर जो हमारे पास डेफिनेशंस दी जा रही उनका मकसद क्या होगा, उनकी मीनिंग क्या होगी। ठीक है, हमारे पास कानून शहादत के अंदर डेफिनेशन है कोर्ट की। वर्ड है हमारे पास कोर्ट। कोर्ट क्या होता है, कोर्ट क्या होगा। ठीक है, हमारे पास ऐसा नहीं कि ये जो बिल्डिंग्स होती हैं वही कोर्ट से। ठीक है, कानून शहादत या फिर इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ दी गई है, इंक्लूड्स ऑल जज एंड मजिस्ट्रेट। ऑल जज and magistrates and all persons except arbitrator legally authorized to take एविडेंस। अब हमारे पास एविडेंस एक्ट के मुताबिक कोर्ट की मीनिंग क्या होगी, ऑल जज एंड मजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्सन्स एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर लीगली अथॉराइज टू टेक एविडेंस। सब हमारे पास जज, मजिस्ट्रेट एंड सब पर वो लोग जिनको कानूनी हैसियत दी गई है और जिनको अथॉराइज किया गया है कि आप एविडेंस लें, तो फिर वो हमारे पास सब कोर्ट में आ जाएंगे। वो सब हमारे पास कोर्ट की मीनिंग में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर। ठीक है, इस चीज़ को भूल जाएं आप। अब पढ़ें आप, ऑल जज एंड मजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्सन्स लीगली अथॉराइज टू टेक एविडेंस। सब जज, मजिस्ट्रेट और सब लोग, ऑल पर्सन्स लीगली अथॉराइज्ड किए गए हों और वो एविडेंस लेने के लिए, तो फिर वो हमारे पास कोर्ट कहलाएंगे। अब कौन हमारे पास अथॉराइज्ड नहीं है, आर्बिट्रेटर हमारे पास अथॉराइज्ड नहीं है, तो फिर ये कोर्ट में हमारे पास नहीं आएगा। कोर्ट की डेफिनेशन या फिर कोर्ट की इंटरप्रिटेशन क्लास में नहीं आएंगे। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास वर्ड आता है एविडेंस। एविडेंस, कोर्ट के बाद हम वर्ड पढ़ रहे हैं एविडेंस। एविडेंस इंक्लूड्स ऑल statements which the court permit are required to be made before it by witnesses in relation to matters of fact under inquiry. Such statements are called oral evidence, and all documents produced for the inspection of the court, such documents are called documentary evidence. हमारे पास एविडेंस की मीनिंग जो लिखी गई है का एविडेंस एक्ट के अंदर, वो ये है कि ऑल स्टेटमेंट और ऑल डॉक्यूमेंट्स, ऑल स्टेटमेंट एंड ऑल डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एविडेंस। ओके, ऑल स्टेटमेंट में सब आ जाता है ओरल एविडेंस के मुताबिक। ओरल एविडेंस में, ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट एविडेंस। ठीक है, ओरल इनडायरेक्ट भी होते हैं, ओरल बहुत और भी कुछ टाइप्स के होते हैं। और हमारे पास ऑल डॉक्यूमेंट्स,
जो भी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास कोर्ट में पेश किए जाएं, कोई भी इंक्वायरी या फिर फैक्ट एंड इशू के जो है मामले में, तो फिर हमारे पास वो एविडेंस कहलाएंगे। ऑल स्टेटमेंट जो कोर्ट में अपीयर हों, ठीक, थ्रू विटनेसेस, या फिर ऑल डॉक्यूमेंट्स जो कोर्ट में प्रोड्यूस्ड हों। प्रोड्यूस्ड का मकसद कोई और पेश कर रहा है, किसको? डॉक्यूमेंट्स को, तो फिर हमारे पास वो एविडेंस कहलाएंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारे पास फैक्ट। हमारे पास जो वर्ड फैक्ट है, फैक्ट की मीनिंग क्या है, इसको थोड़ा नोट कर लें आप। नंबर 9। अब हमारे पास वर्ड है एक फैक्ट। फैक्ट मीन्स एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स, रिलेशन ऑफ थिंग्स एंड ऑल थिंग्स परसीव्ड बाय सेंसेस। हमारे पास जो 5 सेंसेस इंसान के होते हैं, ठीक है, उनके थ्रू कोई भी स्टेट ऑफ थिंग्स या फिर रिलेशन ऑफ थिंग्स बीइंग कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस को हम किसी भी सेंस से उसको पहचान सकें, उसको देख सकें, उसको जान सकें, तो फिर ये हमारे पास फैक्ट कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल एक मैं मिसाल देता हूँ आपको, ठीक है। दिस इज़ अ मार्कर, ये आप देख रहे हैं, ये हकीकत है, ठीक। ये ब्लैक मार्कर है, ये भी एक फैक्ट है। ये मैंने जो बोर्ड पर लिखा है वो एक ब्लैक कलर में लिखे हुए हैं, ये भी फैक्ट है, ठीक है। मेरे हाथ में बुक है, ये भी एक फैक्ट है, ठीक। या फिर ऐसा कह दें दैट देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स अरेंज इन अ सर्टेन ऑर्डर इन अ सर्टेन प्लेस इज़ अ फैक्ट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ बुक्स हैं, ये हमारे पास अलमारी है और अलमारी के अंदर हमारे पास कुछ बुक रखे गए हैं और इन सर्टेन अरेंजमेंट्स। तो फिर हमारे पास ये रिलेशन ऑफ थिंग्स भी हो गया। एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स, किस स्टेट में है, इसकी पोजीशन क्या है और इनका रिलेशन क्या है, ये हमारे पास रिलेशन और स्टेट ऑफ थिंग्स दोनों की बात करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कोई एक इंसान कोई चीज़ सुनता है, एक इंसान कोई चीज़ सुनता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ए है, ए ने बी को चलाते हुए सुना, अब बी ने सुना, हर्ड। कैसे हुआ? दैट अ मैन हर्ड और सा समथिंग इज अ फैक्ट। ए कुछ भी देखता है या कुछ भी सुनता है, ठीक है, वो क्या है? हमारे पास एक हकीकत है। दैट अ मैन सेड सर्टेन वर्ड्स इज अ फैक्ट। अगर यही जगह पर अगर ए सुनता है और बी कुछ कहता है, ठीक है, से कुछ बोलता है, ये भी एक हकीकत है। किसी भी तरह कुछ भी जो भी हकीकत है वो हमारे पास सब फैक्ट हैं, बस, ठीक है। और हमारे पास कुछ एक और कंडीशन है जिसको हम मेंटल कंडीशन कहेंगे। मेंटल कंडीशन क्या? अब हमारे पास ए जो है एक इंसान ए है और हमारे पास एक बी है। अब हमारे पास ए जो है ये कहता है कि मुझे पता है बी जो है वो अपने दिल में मेरे लिए एक बैड इंटेंशन रखता है और वो मुझे मार देना चाहता है। तो ये जो ए जो इसके बारे में सोचता है कि ये ऐसा कर सकता है, ये मुझे मार सकता है, तो फिर ये हमारे पास इसकी मेंटल कंडीशन आ जाएगी। या फिर कोई भी एक इंसान की, हमारे पास ए है, ए की बहुत ही रिपुटेशन है, ठीक है, बी की बात नहीं हो रही है, हमारे पास ए की रिपुटेशन है, किसी भी एक इंसान की एक रिपुटेशन है, तो फिर वो भी हमारे पास एक फैक्ट है।
ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे फैक्ट इन इशू। अब हमारे पास एक वर्ड आ जाता है फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू। अब हमारे पास फैक्ट इन इशू क्या होता है? includes any fact from which either by itself or in connection with other facts the existence and non-existence nature or extent। कोई भी फैक्ट इन इशू किसी भी चीज़ की एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में बात करें तो फिर वो हमारे पास आ जाएगा फैक्ट इन इशू। ऐसा भी कह सकते हैं हम फैक्ट इन इशू की मीनिंग क्या है, तो फिर इसकी मीनिंग होगी फसाद की जड़। फसाद की जड़ क्या है? फॉर एग्जांपल ए कोर्ट में केस दाखिल करता है बी के खिलाफ, तो फिर अब कोर्ट तो ये डिटरमाइन करेगी कि फैक्ट इन इशू क्या है, मसला क्या है। फॉर एग्जांपल हम ए जो है बी के खिलाफ कोई सिविल सूट फाइल करता है। सिविल सूट में हमारे पास क्रिमिनल केस में चार्ज फ्रेम होती है और हमारे पास सिविल मैटर में इशू फ्रेम होते हैं। तो फिर इशू फ्रेम होंगे कि ये हमारे पास ये मसला है, वेदर ए इज़ ऑनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी आर नॉट, वेदर ए इज़ इन पोजीशन आर नॉट। ठीक है, इस तरह से हमारे पास कुछ इशू जो है फ्रेम किए जाते हैं वो सिविल मैटर में। अब क्रिमिनल मैटर की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, कोई भी मैटर है, फॉर एग्जांपल अब हम कहते हैं कि ए इज़ अक्यूज्ड ऑफ बी। अब ए जो है बी का अक्यूज्ड है, अक्यूज्ड ऑफ बी। बी हमारे पास विक्टिम है, ठीक है, जिसकी डेथ हो गई है, मर्डर हो गया जिसका। ठीक है, अब ए जो है अक्यूज्ड है बी के मर्डर का, केस हमारे पास कोर्ट में आया। तो हमारे पास जब चार्ज फ्रेम होगी तो फिर हमारे पास फैक्ट इन इशू क्या है। ठीक है, अब ए पर इल्ज़ाम है, अब तक अक्यूज है, इल्ज़ाम है, तो फिर इनका फैक्ट इन इशू निकाला जाएगा कि फैक्ट इन इशू क्या है, कैसे मरा, क्यों मरा, क्या ए का इरादा था बी को मारने का। ठीक है, हमारे पास फैक्ट इन इशू कौन कौन से होंगे? नंबर 1 इंटेंशन, कि वेदर ए काज्ड बीज डेथ विथ इंटेंशन और नॉट। ठीक है, नंबर 2 या फिर बी को जो है सडन प्रोवोकेशन, किसी भी वजह से अब ए ने बी को मारा है तो हमारे पास उनका फैक्ट इन इशू निकाल दिया जाएगा उसमें से। ठीक है, कि ए ने बी को मारा है या नहीं। ठीक है, ए ने बी को इरादे से मारा है या नहीं। ठीक है, या फिर ए ने बी को मारा पर अचानक सडन प्रोवोकेशन, अचानक ए जो गुस्से में आ गया और बी को कत्ल कर दिया। ठीक है, या फिर कुछ और हमारे पास, मतलब फैक्ट इन इशू की मीनिंग आ जाती है फसाद की जड़। फसाद की जड़ क्या है? कोर्ट में जो एक अक्यूज़ के खिलाफ कोई मैटर आया है, कोई चार्ज लगी है, तो मसला क्या है, मसला बताएं, उसको कहेंगे हम फैक्ट इन इशू। और उसके बाद हमारे पास एक वर्ड है रेलेवेंट फैक्ट। इससे पहले हम ये चीज़ बता दूं मैं आपको, एक जो पार्टी हमारे पास कहती है एग्जिस्टेंस कौन कहेगा? जो हमारे पास विक्टिम साइड का काउंसिल या फिर विक्टिम साइड के जो हमारे पास
जो भी इनके बिहाफ होंगे, इनके भाई, इनके बहन, जो भी इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वो हमारे पास एक चीज़ एग्जिस्टेंस का कहेंगे। मतलब ये कह रहे हैं कि ए ने बी का मर्डर किया है, ये एग्जिस्टेंस का कह रहे हैं। और ए जो है नॉन एग्जिस्टेंस की बात करता है। अब एक बात और हमारे पास आ जाती है, असर्टेड एंड डिनाइड। अब हमारे पास बी का मर्डर हुआ और बी के जो जायज़ वारिस हैं वो कहते हैं कि ए ने बी का मर्डर किया है। अब बी हमारे पास क्या करता है, डिनाई कर देता है। ठीक है, तो फिर ये हमारे पास हो गया फैक्ट एंड इशू। एक कहता है कि ए ने बी का मर्डर किया और बी वाले कहते हैं कि नहीं, और बी वाले कहते हैं कि ए ने मर्डर बी का किया। ठीक है, और ए कहता है नहीं जी मैंने मर्डर नहीं किया। तो फिर हमारे पास ये फैक्ट एंड इशू हो जाएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं रेलेवेंट फैक्ट पर। हमारे पास रेलेवेंट फैक्ट क्या होता है, ठीक, ये आप नोट कर लें थोड़ा। अब हम आ जाते हैं रेलेवेंट फैक्ट पर। रेलेवेंट फैक्ट, हमारे पास कोई भी फैक्ट होता है और उनका फैक्ट एंड इशू होता है, और कुछ रेलेवेंट फैक्ट होते हैं। रेलेवेंट फैक्ट वो फैक्ट जो कि किसी भी चीज़ का जो है उनसे रेलेवेंट उनसे होते हों, तो फिर वो हमारे पास रेलेवेंट फैक्ट कहलाएंगे। कैसे, वन फैक्ट इज सेड टू बी रेलेवेंट, one fact is said to be relevant to another when the one is connected with the other in any of ways referred to in the provisions of this order या in this act। for example, कोई भी एक फैक्ट है, फैक्ट ये है कि ए ने बी का मर्डर किया, ये एक फैक्ट है, और ये फैक्ट इन यही फैक्ट एंड इशू है। और हमारे पास ए जो है, जब ए का मर्डर हुआ, जब बी का मर्डर हुआ, तो ए जो है जिस प्लेस पर बी का मर्डर हुआ उस जगह से ये फ्ली कर गया, मतलब उस जगह से वो फ़ौरन ही भागा। कुछ लोगों ने देखा, तो फिर वो हमारे पास रेलेवेंट फैक्ट हो जाएंगे, कुछ रेलेवेंट हकीकत हो जाएगी, मीन्स उससे मिलती जुलता हकीकत। ठीक है, या फिर ए ने बी का मर्डर किया, ए जो है बी का अक्यूज है, और कुछ लोगों ने देखा कि ए ने जो है बाज़ार से कुछ ऐसी चीज़, फॉर एग्जाम्पल नाइफ लिया, तलवार ली, या फिर कुछ ऐसी चीज़ उन्होंने ली, हमारे पास क्राइम वेपन कोई ऐसा लिया जिसी से बी का मर्डर हुआ, तो फिर हमारे पास वो रेलेवेंट फैक्ट कहलाएंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं डॉक्यूमेंट पर। हमारे पास वर्ड डॉक्यूमेंट जो है उसकी मीनिंग क्या है, इसी के बाद हम आ जाते हैं डॉक्यूमेंट। Word document. Document means any matter expressed or described upon any substance by means of letters, figures or marks। किसी भी चीज़ से किसी पर भी कुछ लिखा हुआ हो तो फिर वो हमारे पास डॉक्यूमेंट कहलाएंगे। डॉक्यूमेंट ये नहीं कि हमारे पास किसी पेज पर कुछ लिखा हो तो वो डॉक्यूमेंट कहलाएगा, नहीं, हमारे पास वो सब चीज़ें डिस्क्राइब करें, एक्सप्रेस करें, या कोई मार्क्स, ये सब हमारे पास डॉक्यूमेंट में आ जाएंगे। ठीक है,
तो फिर हमारे पास कुछ चीज़ें हैं। एक वर्ड हमारे पास है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन मीन्स किसी चीज़ को खोद कर लिखना, किसी चीज़ को। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ स्टोन, ये एक पत्थर है, या फिर दिस इज़ अ मेटल, ये एक मेटल है। इसको खोद कर, इनको खोद कर कुछ लिखना, वो हमारे पास इंस्क्रिप्शन में आएगा। और हमारे पास ये भी एक इंस्क्रिप्शन किया हुआ कुछ, वो भी हमारे पास एक डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास पुराने पत्थर होते हैं, या फिर हमारे पास घरों में प्लेटें होती हैं, या फिर पुरानी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पर इंस्क्रिप्शन किया होता है, जिनको खोद कर लिखा जाता है। ठीक है, वो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट है। और हमारे पास लिथोग्राफी। लिथोग्राफी क्या है हमारे पास? लिथोग्राफी मीन्स किसी चीज़ पर लिखना, किसी भी चीज़ पर। वो हमारे पास लिथोग्राफी का मुकम्मल प्रोसेस है, वो भी हमारे पास एक डॉक्यूमेंट्स है। लिथोग्राफी के ज़रिए कुछ भी लिखा जाए तो वो भी हमारे पास एक डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जांपल लिथोग्राफी किसको कहते हैं हम? लिथोग्राफी एक हमारे पास पत्थर, संगमरमर जो पत्थर होते हैं हमारे पास जो आला क्वालिटी के जो पत्थर होते हैं, स्टोन होते हैं, उन पर जो छपाई होती है वो हमारे पास लिथोग्राफी है। और उनके ज़रिए अगर कुछ भी छपाई की जाए तो भी वो हमारे पास लिथोग्राफी है। उसके अलावा हमारे पास फोटोग्राफ भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, तो फिर हमारे पास एक मैप या प्लान किसी भी चीज़ का, तो फिर वो भी हमारे पास एक डॉक्यूमेंट। किसी भी कंट्री का जो हमारे पास एक मैप है, वो भी हमारे पास एक वैलिड डॉक्यूमेंट है। और एक वर्ड और होता है हमारे पास, कैरिकेचर। कैरिकेचर मीन्स किसी इंसान का मजाक उड़ाना, किसी इंसान का खाका बनाना, किसी भी इंसान या किसी भी रिलीजियस पर्सन या फिर होली पर्सन्स का जो खाका बनाना, वो भी हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसी के अंदर हम कुछ और वर्ड्स पढ़ेंगे हमारे पास, जैसा कि एक वर्ड है प्रूव्ड, एक वर्ड है हमारे पास डिस्प्रूव्ड, एक हमारे पास वर्ड है नॉट प्रूव्ड। नॉट प्रूव्ड हमारे पास कोई भी एक मैटर जब कोर्ट के अंदर आते हैं, कोई भी मैटर एक कोर्ट के अंदर आ जाता है, और जो फॉर एग्जाम्पल ए ने बी का मर्डर किया, और बी के जो काउंसिल्स हैं या बी के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो ए पर ये साबित कर देते हैं, तो फिर वो हमारे पास एक प्रूव्ड हो जाएगा। वो फिर हमारे पास ये कहलाएंगे कि वो चीज़ साबित हो गई, प्रूव्ड हो गई। ठीक है, और हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ए अक्यूज है बी का, ठीक है, पर ए के खिलाफ कोई ऐसी ठोस एविडेंस नहीं आती है जिनकी वजह से इनको कन्विक्शन हो बी की मर्डर की, इसलिए ये जो है इन पर जो चार्ज है वो डिस्प्रूव हुई, इन पर जो चार्ज थी वो डिस्प्रूव हुई, मतलब ये साबित नहीं हुई, ये हमारे पास प्रूफ, ठीक है, ये हमारे पास नॉट प्रूफ, ठीक है, हमारे पास डिस्प्रूफ, सॉरी
हमारे पास कोई भी चीज़ किसी इंसान पे जो चार्ज होते हैं या फिर जो भी इल्ज़ाम होते हैं, अगर वो साबित हो जाते हैं तो फिर वो हमारे पास प्रूव्ड कहलाएंगे। अगर वही चीज़, अगर जो इल्ज़ामात होते हैं उनको गलत साबित कर जाते हैं, गलत साबित करने में जो है हमारे पास वो कामयाब हो जाते हैं, सक्सेस हो जाता है। ए जो है वो सक्सेस इस बात में हो जाता है कि मैंने बी का मर्डर नहीं किया, और ये कोर्ट में इस चीज़ को प्रूव्ड कर देता है, तो फिर ये हमारे पास डिसप्रूव हो जाएगा। मतलब जो बी की जो एलिगेशन थी ए पर, वो उनको ए ने डिसप्रूव कर दिया, ठीक है, तो फिर हमारे पास वो डिसप्रूव हुआ। और हमारे पास एक वर्ड है नॉट प्रूव, जो कि ना, जो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ए ने बी का मर्डर किया, ए जो है हमारे पास बी का अक्यूज्ड है, बी को मारने की चार्ज हमारे पास ए पर है, ठीक है। अब ना ए ये साबित कर सका कि मैंने बी का मर्डर किया, वो नहीं किया, ना ए साबित ये कर सकता है कि मैंने बी का मर्डर नहीं किया, और न ही बी के जो वर्षा हैं वो ये साबित कर सकते हैं या कर पा रहे हैं कि ए ने ही बी का मर्डर किया है। तो फिर हमारे पास ना एलिगेशन साबित हो रही है, ना फिर जो हमारे पास नॉन एग्जिस्टेंस या फिर डिनायल जो कर रहा है वो भी इसको अच्छी तरह से साबित नहीं कर रहा, तो फिर हमारे पास वो नॉट प्रूव्ड आएगा। कोई चीज़ अगर एलिगेशन प्रूव्ड हो जाती है, कोई भी एविडेंस, तो फिर हमारे पास वो प्रूव्ड कहलाएगी। जो चीज़, एक चीज़ असर्टेड कर रहे हैं एक पार्टी और दूसरी पार्टी उनको डिनाई कर रही है, जो पार्टी डिनाई कर रही है वो उनको प्रूव्ड कर देती है जिस चीज़ पर उनकी जो डिनाइल है। फॉर एग्जाम्पल ए ने ए की चार्ज, ए का केस था बी पर कि बी ने मुझे 1 लाख का चेक दिया, ठीक है। बी कहता है नहीं, मैंने कोई चेक नहीं दिया, तो फिर हमारे पास अगर ये बी साबित कर जाता है कि मैंने ए को कोई चेक नहीं दिया, तो फिर हमारे पास वो कोर्ट में ये प्रूफ कर देते हैं, तो फिर हमारे पास वो क्या हो गया, ए की जो एलिगेशन थी वो उनको इन्होंने डिसप्रूव्ड कर दिया, ठीक है। प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड। प्रूव्ड वो जो साबित हो जाए, डिसप्रूव्ड वो जो साबित ना हो, मतलब जिनको डिसप्रूव कर दें। एक पार्टी एलिगेशन लगाती है, दूसरी पार्टी उनको जो डिनाई करती है वो उनको बिल्कुल प्रूव्ड कर दें, तो फिर वो डिसप्रूव्ड कहलाएंगे। और ऐसा हमारे पास एलिगेशन जो असर्टेड पार्टी है वो भी उनको साबित ना कर सके, और डिनाइल पार्टी है वो भी उनको साबित ना कर सके, वो भी उनको प्रूव ना कर सके, और डिनाइल पार्टी है वो भी उनको डिसप्रूव ना कर सके, तो फिर वो हमारे पास नॉट प्रूव्ड में आएंगे।